गली नंबर 4 में पहुंचकर कुणाल बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। वो कीर्ति को ढूंढने के लिए आगे तो बढ़ गया, पर चारों तरफ टूटे हुए घर और गंदी नालियां ही नजर आ रही थी। कुछ देर पहले कीर्ति जब गली नंबर 4 में पहुंची तो उसे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। बस गंदे नाले की स्मेल और कुछ टूटे घरों में बैठे कुत्ते दिखाई दे रहे थे। वो अपना नाक ढकते हुए उस बोर्ड के पास जाकर खड़ी हो गई और चारों तरफ उस आदमी को देखने लगी। मगर कुछ सेकंड खड़ी रहने के बाद उसे फिर से एहसास हुआ कि वहां कोई उसके पीछे खड़ा है। वो फौरन पलटकर देखने लगी और उसे वही आदमी दिखा जिसने उसे वो पता बताया था। कीर्ति कांपती हुई आवाज में बोली, आपने तो कहा था कि वो आदमी यही मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। वो आदमी अब भी जल्लादों की तरह कीर्ति को घूर रहा था, जिससे कीर्ति अंदर ही अंदर डर भी रही थी। उस आदमी ने कीर्ति से कहा, मेरे साथ आओ। पर कहाँ? कीर्ति उस पर ऐसे कैसे यकीन कर सकती थी? वो आदमी उससे सही कह रहा है। उसे अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो गया था, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। उस आदमी ने कीर्ति को हिंट करने की कोशिश की और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, बस मेरे साथ चलो। कीर्ति अब भी खामोश थी और यही सोचते हुए खड़ी थी कि आखिर उस आदमी को कैसे पता चला कि वो किसी को ढूंढ रही है। इसका मतलब ये आदमी पहले से कीर्ति का पीछा कर रहा था। कीर्ति को अब खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए बहाने से कहा, मैंने अपना एक जरूरी फाइल गाड़ी में छोड़ दिया है, वो मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। कहते हुए कीर्ति बचकर निकलने लगी। वो कुछ कदम चली ही थी कि उस आदमी ने उसके सामने अपना हाथ आगे कर दिया और उसे रोक लिया। कीर्ति के पसीने छूटने लगे थे। उसने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? वो फाइल बहुत जरूरी है, मैं बस अभी गई और अभी आई। लेकिन वो आदमी उसके रास्ते से हट ही नहीं रहा था और उसे शिकारी की तरह ताक लगाकर देख रहा था। कीर्ति ने मन ही मन कहा, लगता है ये ऐसे नहीं जाने वाला, अब इसे अपना पंजा एक्ट दिखाना ही होगा। इससे पहले वो कोई एक्शन दिखाती, उसके चारों तरफ उस आदमी की तरह दिखने वाले करीब 5 और आदमी आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर तो कीर्ति अब अपना पंजा एक्ट भी भूल गई और घबराहट की वजह से वो उन सबके बीच से निकलकर भागने लगी, पर उन्होंने उसे एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ लिया। कीर्ति छटपटाते हुए चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। वो लोग कीर्ति के मुंह को बंद करते हुए उसे उठाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही कुणाल वहां पहुंचा, पर वो उन्हें कीर्ति को ले जाते हुए नहीं देख पाया। कीर्ति को एक अंधेरे से कमरे में कुर्सी पर लाकर बांध दिया गया था। उस कमरे में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से रोशनी आ रही थी जो डायरेक्ट उसके सर पर पड़ रही थी। कीर्ति के मुंह पर टेप लगाकर उसे चुप कर दिया गया था। उसके सामने वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जो बड़े ही अजीब तरीके से उसे देख रहा था, जैसे कोई सोनार किसी सोने की परख कर रहा हो कि वो वाकई सोना है या पीतल। उस जगह पर और भी कई आदमी थे जो कीर्ति को घूर ही रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि सब सड़क छाप गुंडे हैं। कीर्ति अपने सामने बैठे उन लोगों के लीडर को भी गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करके घूर रही थी। उस आदमी ने अचानक कीर्ति को देखते हुए हंसना चालू कर दिया और राक्षसों की तरह काफी देर तक हंसने के बाद अचानक चुप हो गया, जैसे शोले मूवी का गब्बर हो। कीर्ति उलझन में उसे इस तरह देखने लगी जैसे किसी पागल को अपने सामने दिख रही हो। उस आदमी ने कीर्ति से कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, चिंता मत करो, एक एक करके सबके जवाब दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक काम तो करने दो। उसकी बात सुनकर कीर्ति सवालिया नजरों से उसे ताकने लगी। आखिर किस काम की बात कर रहा था वो आदमी, और उसे किडनैप करके उसे क्या हासिल होने वाला था? वहीं कुणाल काफी देर तक कीर्ति को उस जगह पागलों की तरह आसपास ढूंढने लगा, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि कीर्ति कहाँ है।
उसके दिल का हाल अब और खराब होने लगा था। उसे पल पल कीर्ति की चिंता सता रही थी। कीर्ति, कहाँ जा सकती हो तुम? ओ गॉड, वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। कोई क्लू भी नहीं मिल रहा जिससे कीर्ति को ढूंढ सकूं। बड़बड़ाते हुए कुणाल इधर उधर बिना थके कीर्ति को ढूंढ रहा था। काफी देर तक भटकने के बाद वो थककर अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने मायूस आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, कीर्ति, मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरा दिल तुम्हारे लिए क्या सोचता है, लेकिन आज तुम्हें मुश्किल में देखकर इसे दर्द जरूर हो रहा है और बहुत दर्द हो रहा है। कीर्ति, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? ना जाने किस मुसीबत में हो तुम और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। चिल्लाते हुए कुणाल अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने नम आंखों को पोंछते हुए बोला, जब तक तुम मिल नहीं जाती मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अपने आप में कठोर डिसीजन लेकर कुणाल ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, अगले ही पल उसके पैर डगमगा गए और वो लड़खड़ा गया। उसने देखा कि उसके पैर एक मोजड़ी पर थे। उसे देखते ही कुणाल की आंखें घबरा उठी। वो उसे उठाकर हैरानी से देखने लगा। ये तो कीर्ति की है, इसका मतलब वो यही आसपास ही होगी। कुणाल उस मोजड़ी को हाथ में लिए फौरन उस तरफ आगे बढ़ गया जहां उसे वो मोजड़ी मिली थी। कुछ कदम चलने के बाद बचे कुचे घर भी दिखना बंद हो गए। वहां चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा था। कुणाल को उस जगह पर सांस लेते भी नहीं बन पा रहा था, लेकिन कीर्ति के लिए उसने वो सब इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक घर दिखा जिसके आसपास कबाड़ ही कबाड़ था। कुणाल उस घर को देखते ही रुक गया। कोई इस गंदी जगह पर कैसे रह सकता है? लगता है मैं ही गलत जगह आ गया हूँ। और वो वहां से वापस जाने लगा। वही कीर्ति उस आदमी को घूर घूर कर देखे जा रही थी। वो आदमी एक नंबर पर कॉल कर रहा था और कीर्ति की तरफ देखते हुए फोन पर किसी से बोला, लड़की सॉलिड है, बहुत बड़े घर की लगती है, 10 करोड़ से कम की नहीं है। उसकी बात सुनकर कीर्ति अपने मन ही मन बोली, ये क्या कह रहा है और किससे बात कर रहा है? वो आदमी फोन पर उस इंसान की बात सुन रहा था और कीर्ति की तरफ घूर कर देखे जा रहा था। तभी कीर्ति जोर जोर से अपने गले से आवाज निकालने लगी ताकि वो लोग उसका मुंह खोल दे। उसे इस तरह कू कू की आवाज करते देख वो आदमी फोन काट कर उसके पास आया और उस पर भड़कते हुए बोला, ए लड़की, ये मछली की तरह क्यों छटपटा रही है? अगर खुद की जान प्यारी है तो चुपचाप बैठी रहे। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कीर्ति बराबर से आवाज निकालती रही। उसकी आवाज से इरिटेट होकर उस आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, श्श, मैंने कहा ना बिल्कुल चुप। वो आदमी इतना डरावना दिख रहा था कि कीर्ति तुरंत चुप हो गई। खुद में हिम्मत करके वो भी उसे घूर कर देखने लगी। कीर्ति को अपनी तरफ इतने गुस्से में देखता देख उस आदमी ने अपने पास रखी एक बड़ी सी धारदार चाकू निकालते हुए कहा, मैं तुम्हारा मुंह तो खोल दूंगा, लेकिन थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो ये देख रही हो ना। उसने उस चाकू की धार दिखाते हुए कीर्ति से दोबारा कहा, ये उतनी ही तेज चलती है जितना तुम्हारा दिमाग, तो याद रखना तुमने जरा से भी हरकत की तो ये तुम्हारे गर्दन में चलने में थोड़ा भी समय नहीं लेगी। कीर्ति को अब और भी डर लगने लगा था। उसका गला सूख रहा था और वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उस आदमी ने अपने एक आदमी को उसे खोलने का इशारा किया और तुरंत ही कीर्ति का मुंह खोल दिया गया। अपना मुंह खुलते ही कीर्ति जोर जोर से खांसने लगी, जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने खुद को संभालते हुए उस आदमी से पूछा, तुमने मुझे बांधकर क्यों रखा है और तुम किससे बात कर रहे थे? कीर्ति को एक साथ कई सारे सवाल पूछता देख वो आदमी फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। कीर्ति को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने भड़कते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये घिनौनी हंसी नहीं देखनी, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। कीर्ति की आवाज उसके कानों पर पड़ते ही वो आदमी फौरन चुप हो गया। वो कीर्ति की तरफ मुड़ते हुए बोला, तुम बेवकूफ तो नहीं लगती, लेकिन सवाल जरूर बेवकूफों वाली करती हो। ये बताओ कि जिस गली की तरफ तुम जैसे अमीर लोग देखना भी पसंद नहीं करते, वहां तुम्हारी जैसी लड़की आ जाए तो वो हमारी नजर से बच सकती है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा?
उसकी बात सुनते ही कीर्ति असमंजस में उसे देखने लगी। उस आदमी ने बड़े ही आराम से कहा, तुम बड़े लोगों की यही खास बात होती है, हम जैसे लोगों की बात समझने में उन्हें बहुत टाइम लगता है। मुझे तुम्हारी फालतू की बात नहीं सुननी, सीधे सीधे मुद्दे पर आओ, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। पागल लड़की, तू हमारे लिए करोड़ों का खजाना है, खजाना। अगर तेरे घर वालों ने हमें 10 करोड़ नहीं दिए तो तुझे बेचकर तो 5 करोड़ तक मिल ही जाएंगे। मतलब तुझसे तो हमें बस फायदा ही फायदा है। उसकी बात सुनकर कीर्ति बुरी तरह से घबरा गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई। उस आदमी ने एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, इसका बैग चेक करो, इसके मोबाइल में इसके घर वालों का नंबर होगा, उन्हें कॉल करने का वक्त आ गया है। उसकी बात सुनकर एक आदमी फौरन उसका बैग चेक करने लगा। काफी देर तक देखने के बाद उस आदमी ने कहा, इसमें तो कुछ नहीं है सरदार, ना इसका फोन और ना कुछ ऐसा जिससे इसके घर वालों तक पहुंचा जाए। ऐसे कैसे हो सकता है, फिर से देखो। वो लोग बार बार उसका बैग चेक कर रहे थे ताकि कोई नंबर मिल जाए जिससे वो कॉल करके फिरौती की रकम मांग सके। उन सबके सरदार ने कीर्ति की तरफ आंखें काढ़ते हुए कहा, ए लड़की, तेरा फोन किधर है? मुझे अभी के अभी तेरे घर वालों का नंबर चाहिए, या तो अपना फोन दे या फिर उनका नंबर दे। उस आदमी की शक्ल देखने लायक थी, जिस पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उसे देखकर कीर्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कॉन्फिडेंस से कहा, मेरे मुंह से तो तुम लोग कुछ निकलवा नहीं पाओगे, और रही मेरे फोन की बात तो होगा यही कहीं, ढूंढ लो। कीर्ति को खुद का मजाक बनाते देख उनका सरदार बुरी तरह से भड़क गया। उसने कीर्ति को घूरते हुए कहा, बहुत हो गई शराफत की बात, अब मैं भी देखता हूँ तू कैसे अपने घर वालों का नंबर नहीं बताती। अपनी बात कहने के बाद उस आदमी ने अपने पास रखे एक मटके से भरे पानी को कीर्ति के सर पर डाल दिया। उस ठंडे पानी से कीर्ति कांप उठी। उसने चीखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? उस आदमी ने कीर्ति के गर्दन को कसकर पकड़ लिया और बोला, अगर तुझे तकलीफ नहीं झेलनी तो अपने घर वालों का नंबर सीधे सीधे बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्ति ने गुस्से से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुझ जैसे लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। इस बात पर वो आदमी तिलमिलाते हुए बोला, तू ऐसे नहीं मानेगी। वो आदमी कीर्ति के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अगर अपनी जान प्यारी है तो उसे छूना भी मत। वो आवाज सुनते ही कीर्ति और उस आदमी की नजर दरवाजे पर पड़ी, जहां कुणाल 2 आदमियों के कॉलर को बुरी तरह से पकड़कर खड़ा था। उसने दोनों को एक एक साइड में पटक दिया और उस आदमी को घूरते हुए अंदर आ गया। उसे देखकर कीर्ति के चेहरे पर उम्मीद तो झलकने लगी थी, पर साथ ही कुणाल की फिक्र भी होने लगी थी। उसने घबराते हुए कुणाल से कहा, कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लोग बहुत बुरे हैं और इनके पास चाकू भी है। कुणाल सीधे उसके पास चलकर आया, तब तक वापस सारे आदमी उसे घेरकर खड़े हो गए। कीर्ति और कुणाल दोनों ने ही एक नजर उनकी तरफ देखा और उसके बाद एक दूसरे को देखने लगे। कुणाल ने कीर्ति से केयरफुल अंदाज में कहा, तुम ठीक तो हो ना कीर्ति? कीर्ति ने हाँ में गर्दन हिला दी, जिससे कुणाल को एक सुकून सा मिला। तभी उन सबके सरदार ने कुणाल के ऊपर भड़कते हुए अपने आदमियों से कहा, तुम लोग इस तरह खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो इस आदमी को। वो सारे आदमी अपने सरदार का ऑर्डर सुनते ही कुणाल को पकड़ने दौड़ पड़े। कुणाल भी एक झटके में खड़ा हो गया और उनसे लड़ने लगा। वो उन्हें इस तरह से मार रहा था जैसे किसी साउथ इंडियन मूवी का हीरो गुंडों को पीट रहा हो। एक झटके में वो किसी को छत के बाहर फेंक रहा था तो देखते ही देखते किसी को टेबल के ऊपर पटक रहा था। वो लगातार एक के बाद एक सबको घूंसे मार रहा था। उसको इस तरह से झगड़ते देखकर उन सबका लीडर भी घबरा गया था। कीर्ति ने भी कभी नहीं सोचा था कि दिन भर बॉडीगार्ड से घिरा रहने वाला कुणाल इतनी आसानी से इतने सारे गुंडों को मार सकता है। वो अपनी सिचुएशन को भूलकर मन ही मन खुश होकर बोली, ये है मेरा रियल हीरो। कुणाल, कैसे कहूँ मैं तुमसे,
तुम्हें आज यहाँ देखकर आज मेरी सारी शिकायतें, सारा गुस्सा खत्म हो गया है। पर अचानक कीर्ति की खुशी उसके डर में बदल गई। उन सबके सरदार ने छत की तरफ बंदूक से फायर करते हुए कीर्ति के सर में बंदूक तान दी। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कुणाल से कहा, ए मेरे अल्लू अर्जुन, चल बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चुपचाप अपना हाथ खड़ा करके घुटनों के बल बैठ जा। कुणाल ने जब उसके बंदूक को कीर्ति के सर के पास देखा तो वो बेहद घबरा गया।